डीएनए मित्रों, पिछले 26 दिन से मिडिल ईस्ट के युद्ध ने वैसे तो दुनिया के लगभग सभी देशों पर असर डाला है और इस कारण पूरी दुनिया में इमरजेंसी के हालात बनते दिख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तेल के संकट से निपटने के लिए औपचारिक रूप से इमरजेंसी का ऐलान किया जा रहा है। ईरान युद्ध के कारण जो हालात बने हैं उसकी वजह से फिलीपींस को नेशनल एनर्जी इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा। ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश बन गया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस ने ऊर्जा आपातकाल की घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम देश को अंधेरे में डूबने से बचाने और जनता को बिजली के आसमान छूती कीमतों से राहत देने के लिए उठाया गया। डीएनए मित्रों, फिलीपींस में यह आपातकाल अगले 1 साल तक लागू रहेगा। राष्ट्रपति चाहें तो इसे और बढ़ा सकते हैं या बीच में भी हटा सकते हैं। युद्ध के समय आपातकाल लगना आम बात है, लेकिन यह उन देशों में लगाया जाता है जो युद्ध में शामिल होते हैं। लेकिन फिलीपींस का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। ईरान की राजधानी तेहरान से फिलीपींस की राजधानी मनीला लगभग 7,000 किलोमीटर दूर है। एशिया पैसिफिक में अमेरिका का सबसे करीबी देश होने के बावजूद फिलीपींस युद्ध में किसी भी तरीके से शामिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसे आपातकाल लगाना पड़ा है। जिस तरह से ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी कर रखी है, जिस तरह से खाड़ी देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान ने हमले किए हैं, उससे फिलीपींस ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में ऐसे ही हालात बनने वाले हैं। युद्ध के पहले दिन से डीएनए में हम आपको बताते रहे हैं, यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें मिसाइल की चपेट में भले ही कुछ देश आएंगे, लेकिन आर्थिक मार की चपेट में, उसके लपेटे में पूरी दुनिया आएगी। कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। हो भी यही रहा है। 26 दिनों के बाद ही दुनिया आपात स्थिति में कैसे आ गई, ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फिलीपींस में ऐसे हालात क्यों बने। एनर्जी इमरजेंसी के मायने क्या हैं, दुनिया में कब कब एनर्जी इमरजेंसी लगी है। मित्रों, फिलीपींस अपनी जरूरत का 98% तेल खाड़ी देशों से आयात करता है, 98%। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद वहां तेल की सप्लाई काफी कम हो गई है। खरीद की लागत बढ़ने की वजह से वहां पेट्रोल डीजल की कीमत दोगुनी हो चुकी है। यानी पहले ही लोगों पर महंगाई का बोझ डाला जा चुका है और अब इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया गया है। फिलीपींस वो देश है जिसने युद्ध की शुरुआत होते ही ईंधन बचाने के मकसद से सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 दिन का हफ्ता कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद संकट बढ़ता गया। अब इमरजेंसी लगानी पड़ी। उधर तेल की बढ़ती कीमत से नाराज ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और टैक्सी यूनियन ने 2 दिनों की हड़ताल का ऐलान किया है, लेकिन एनर्जी इमरजेंसी की वजह से हड़ताल करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फिलीपींस में ईंधन की कमी सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं है, बल्कि जेट फ्यूल की भी भारी किल्लत है। कई देशों ने फिलीपींस की एयरलाइंस से कह दिया है कि वो उन्हें जेट फ्यूल नहीं मुहैया कराएंगे। इसकी वजह से फिलीपींस आने वाली उड़ानें आने और जाने का फ्यूल लेकर अब आ रही हैं। इसकी वजह से उड़ानों की संख्या में कटौती करनी पड़ी है। एनर्जी इमरजेंसी लगने के बाद उड़ानों को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है। इससे फिलीपींस के हवाई अड्डों पर भीड़ बढ़ गई है। लोगों को डर है कहीं उनकी फ्लाइट कैंसिल ना हो जाए। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि एनर्जी इमरजेंसी लगाने का मतलब क्या है। डीएनए मित्रों, एनर्जी इमरजेंसी सरकार को तेल संकट से निपटने के लिए एक्स्ट्रा पावर देने वाला कानूनी हथियार है। इसमें सरकार को सीधे तेल खरीदने का अधिकार होता है। इसके लिए लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। सरकार एडवांस पेमेंट भी कर सकती है। ऊर्जा विभाग को ईंधन की आवाजाही, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण का पूरा अधिकार हो जाता है। जमाखोरी, मुनाफाखोरी और सप्लाई में हेराफेरी करने पर कड़ी कार्रवाई होती है। ऊर्जा बचाने पर सख्ती से जोर दिया जाता है। फिलीपींस में आपातकाल लगने के बाद राष्ट्रपति के आदेश पर एक कमेटी बनाई गई जो ईंधन, अनाज और दवा समेत सभी जरूरी सामानों के वितरण पर नजर रखेगी। डीएनए मित्रों, ईंधन के साथ साथ फिलीपींस में बिजली की सप्लाई पर भी गंभीर खतरा है। इससे निपटने के लिए फिलीपींस सरकार ने कोयले से चलने वाले पावर प्लांट पर निर्भरता बढ़ाने का फैसला लिया है। फिलहाल फिलीपींस में 60% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है, लेकिन इसे अब और बढ़ाने की तैयारी है ताकि युद्ध का असर बिजली सप्लाई पर ना पड़े। दुनिया प्रदूषण से निपटने के लिए कोयला से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल बंद करने में लगी है, लेकिन युद्ध ने गैस की सप्लाई को इस तरह चरमरा दिया है कि बिजली के लिए एक बार फिर कोयले का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे प्रदूषण के खिलाफ दुनिया का अभियान कमजोर होगा। इसका असर लंबे समय तक दुनिया को भुगतना भी पड़ेगा। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि दुनिया में कब कब एनर्जी इमरजेंसी लगी है। पहली बार एनर्जी इमरजेंसी 1973-74 में लगी थी। उस समय अरब इजराइल युद्ध के दौरान इजराइल का समर्थन करने के फैसले के विरोध में
तेल निर्यातक देशों ने अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी संकट की वजह से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना हुई थी। लेकिन एनर्जी एजेंसी की स्थापना के बाद भी ऐसे हालात बने। 1991 में कुवैत पर इराक के हमले के जवाब में अमेरिका के नेतृत्व में चले सैन्य अभियान के दौरान भी तेल का संकट खड़ा हुआ। 2005 में अमेरिका में आए कटरीना तूफान की वजह से तेल का आपातकाल लगा। 2011 में अफ्रीकी देश लीबिया में नेटो के अभियान की वजह से ऊर्जा संकट पैदा हुआ। 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से तेल का आपातकाल लगा और इस बार ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमले की वजह से यह स्थिति पैदा हुई जो सबसे गंभीर है। 2005 के संकट को छोड़ दें तो हर एनर्जी इमरजेंसी का संबंध युद्ध या लड़ाई से ही रहा है। यानी युद्ध दुनिया में एनर्जी इमरजेंसी का सबसे बड़ा कारण रहा है। डीएनए मित्रों, ब्रिटिश लेखक और इतिहासकार जेम्स बूचन ने 2006 में अपनी एक किताब में पेट्रोलियम के महत्व के बारे में लिखा है कि एक सदी पहले तक पेट्रोलियम एक मामूली सामान था, लेकिन आज यह मानव अस्तित्व के लिए पानी की तरह जरूरी है। पेट्रोल डीजल की इसी जरूरत की वजह से दुनिया में एनर्जी इमरजेंसी के हालात बन गए हैं। मिडिल ईस्ट के महायुद्ध की वजह से फिलीपींस पहला देश बन गया है जिसने इमरजेंसी का ऐलान किया है। लेकिन अगर युद्ध इसी तरह चलता रहा तो आने वाले दिनों में इसी तरीके के हालात कई दूसरे देशों में बनेंगे। यहां तक कि युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया को इसके असर से अछूता रहना मुश्किल है। मित्रों, तेल संकट की वजह से जो स्थिति बनी है उसमें म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी हालात बिगड़ रहे हैं। ये वो देश हैं जो तेल के आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। खाड़ी देशों से इनका आयात बहुत ज्यादा है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने पर इन देशों में तेल की सप्लाई काफी कम हो गई है। इन देशों में तेल की कमी से जूझने के लिए कहीं यूनिवर्सिटी में छुट्टी की जा रही है तो कहीं वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य बना दिया गया है। कहीं हफ्ते में एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी दी जा रही है तो कहीं ऑनलाइन क्लास चल रही है। इन सख्त उपायों को सुनकर आपको कोरोना के दौरान लगे लॉकडाउन की याद आ रही होगी। तब महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब आर्थिक महामारी से बचने के उपाय किए जा रहे हैं। ये उन देशों का हाल है जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है, लेकिन युद्ध के आर्थिक असर से अमीर देश भी नहीं बचे हैं। यूरोप के देश भी इस समय एनर्जी इमरजेंसी से जूझ रहे हैं। आपको जानना चाहिए कि यूरोप पर इस युद्ध का क्या असर हुआ है। डीएनए मित्रों, यूरोपीय देशों में पेट्रोल डीजल के दाम में 34% तक की बढ़ोतरी हुई है। डीजल की कमी से ट्रांसपोर्ट और उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। प्राकृतिक गैस का दाम 2 गुने से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद सप्लाई में दिक्कत है। पूर्वी यूरोप और इटली में बिजली की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। यूरोपीय देश बिजली उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। गैस की कीमत में बढ़ोतरी का असर बिजली के दाम पर भी पड़ रहा है। ब्रिटेन में महंगाई 5% से ज्यादा होने की आशंका जताई जा रही है। युद्ध के पहले 10 दिनों में यूरोप के टैक्स पेयर्स पर 3 अरब यूरो यानी लगभग 325 अरब रुपए का बोझ पड़ा है। यह स्थिति उस वक्त है जब यूरोपीय देश युद्ध में शामिल नहीं है, यानी हथियार पर उनका खर्च नहीं हो रहा। अगर युद्ध में उतर भी गए तो खर्च कई गुना बढ़ जाएगा। यह स्थिति उस वक्त है जब यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप के कई देश पहले से प्रभावित थे। अब ईरान युद्ध ने यूरोप की दिक्कतें और बढ़ा दी हैं। एशिया के कुछ देशों की तरह सेंट्रल यूरोप के देश स्लोवानिया में भी ईंधन की किल्लत हो गई है। इसी वजह से वहां ईंधन की राशनिंग शुरू कर दी गई है, यानी तय मात्रा से ज्यादा ईंधन नहीं दिया जा रहा है। डीएनए मित्रों, युद्ध के असर से अमेरिका के लोग भी नहीं बचे हैं। अमेरिका तक ईरान की मिसाइल और ड्रोन भले ही नहीं पहुंच रहे हो, लेकिन वहां महंगाई का बम फूट रहा है। युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में अमेरिका में गैस की कीमत में लगभग 32% की बढ़ोतरी हुई है। एक औसत अमेरिकी परिवार पर $740 का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। घरेलू उत्पादन ज्यादा होने की वजह से एशिया और यूरोप की तुलना में अमेरिका बेहतर स्थिति में जरूर है, लेकिन महंगाई के कारण वहां के लोग परेशान हैं। ट्रंप भले ही युद्ध में भी मुनाफा कमा रहे हो, लेकिन अमेरिका के आम लोगों को युद्ध का आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है।